2014 से पहले अगर कोई भी छोटा या बड़ा स्कैम होता था तो उसके बारे में पूरे देश में हल्ला हो जाता था। लेकिन इलेक्शन से जस्ट पहले हमें एक इतने बड़े स्कैम के बारे में पता चला है, फिर भी इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं इसे स्कैम क्यों बुला रहा हूं ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। इसके बारे में ना तो आपको टेलीविजन मीडिया में कोई खबर मिलेगी, ना ही न्यूज़पेपर्स में आपको हेडलाइंस देखने को मिलेंगी, ना ही सोशल मीडिया पर जैसे हम फ्री स्पीच प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं वहां भी आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बस ले दे के आपको यूट्यूब पर ही कुछ खबरें देखने को मिलेंगी। कुछ यूट्यूबर्स ही हैं जो इस स्कैम को स्कैम बुलाने की हिम्मत कर पा रहे हैं। मैं झुका हमारे पीएम के सामने, क्योंकि हमारे देश के पीएम है। ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम है या फिर ये सारी अफवाहें हैं, अपोजिशन के द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, काफी फेमस यूट्यूबर्स ने इसके लिए वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आपके सामने जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन पटक देंगे और आप एंड तक कंक्लूड करना भूल जाएंगे कि इससे क्या कंक्लूजन निकालूं, क्या ये स्कैम है भी या नहीं। कुछ यूट्यूबर्स न्यूट्रल होने के नाम पे आपको पॉलिटिक्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाने लगेंगे और उसे एक बोरिंग क्लास में बदल देंगे। इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट्स जानने को मिलेंगे कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम है या नहीं। तो इसी नोट पे वीडियो को शुरू करते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है दो दोस्तों की, सोहन एंड मोहन। एक दिन सोहन मोहन से कुछ पैसे मांगता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन तू अपने पापा से बिना बताए मुझे पैसे दे दे। मोहन मना कर देता है कि मैं ये पैसे नहीं दे सकता, वो भी अपने पापा से बिना बताए तो बिल्कुल भी नहीं। तो सोहन गुस्से में आके मोहन को धमकी देता है कि अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं तुझे पीट दूंगा, और साथ ही एक लालच भी देता है कि अगर तू मुझे पैसे दे देता है तो मैं तुझे एग्जाम्स में चीटिंग कराऊंगा और तू कभी भी फेल नहीं होगा। मोहन सोहन की धमकी से डर के और उसके लालच से प्रभावित होके अपने पापा को बिना बताए सोहन को पैसे दे देता है। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन आप खुद सोचिए कि क्या मोहन ने सोहन को पैसे देके सही किया? क्या उसने एग्जाम्स में चीटिंग के लालच से और पिटाई के डर से पैसे देके सही किया? और साथ ही सोहन ने डरा धमका के जो पैसे निकलवाए और जो एग्जाम्स में चीटिंग कराने का लालच दिया, क्या वो भी सही था? तो ऐसे ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड को रिलेट कर सकते हैं एक इस सिंपल सी कहानी से। सेम तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यूज किया गया अलग अलग कंपनियों से पैसे निकलवाने के लिए। कुछ कंपनीज ने अपने मन से, अपनी मर्जी से पैसे दिए पार्टीज को। कुछ कंपनीज ने लालच में आके पैसे दिए कि अगर उनकी फेवरेट पार्टी पावर में आ जाती है तो उनके सारे प्रोजेक्ट्स पास हो जाएंगे। अब इसे एक ही फेमस एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो नवायुगा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपीस डोनेट किए थे, जिसके बदले में नवायुगा इंजीनियरिंग को गवर्नमेंट ने उत्तरकाशी टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। बट इन टर्न नवायुगा ने ऐसी घटिया क्वालिटी का काम किया जिससे वो टनल कुछ ही सालों में कोलैप्स कर गया। और कुछ कंपनीज ने डर के चलते इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दी। जैसे इसमें 21 ऐसी कंपनीज मिली जिन्होंने तब बॉन्ड्स खरीदे जब उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज, सीबीआई, ईडी इन्होंने रेड मारी। ये उन कंपनीज के नाम हैं और यहाँ पे आप देखोगे जिस मंथ में रेड पड़ी उसी मंथ में पैसा दिया गया। तो अब तक तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक स्कैम थे या नहीं। आप जब भी सब्जी लेने जाते हैं तो कितना मोल भाव करके सब्जी लेते हैं, एक एक टमाटर खुद से चेक करते हैं तब जाके पैसे देते हैं। तो आप खुद सोचिए ये कंपनीज क्यों करोड़ों रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दे रही हैं? कुछ तो फायदा होता होगा इनका। तो जानते हैं कुछ 4 वजह हैं जिसके चलते कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देती हैं। सबसे पहली वजह, जो काफी जेन्युइन वजह भी हो सकती है, हो सकता है कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के काम से, उसकी आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित है और वह उसकी फेवरेट पार्टी है, इसलिए वह उस पॉलिटिकल पार्टी को फंड करती है। दूसरी वजह हो सकती है चंदा धंधा मॉडल।
तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। जिस भी पार्टी को लगता है कि वह इलेक्शन के बाद जीत सकती है और पावर में आ सकती है, वो कंपनी को अश्योरेंस देती है कि अगर हम पावर में आते हैं तो जो भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं वो हम आप ही को देंगे। इसी लालच के चलते बहुत सारी कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती हैं, जिससे भी जब भी वह पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आए तो उनके सारे प्रोजेक्ट इजीली पास हो जाएं। और तीसरी एक और वजह हो सकती है जिसके चलते कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती हैं, वो है एक्सटॉर्शन। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है कंपनीज पे, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाती है, जिसके डर से कंपनीज काफी सारे पैसे पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती हैं। चौथी वजह हो सकती है कि काफी सारी कंपनियां जेन्युइनली किसी करप्शन में इन्वॉल्व होती हैं, इसके चलते उन पे जेन्युइन केस लगाए जाते हैं। लेकिन अगर वह चंदा दे देती हैं तो उन्हें अश्योरेंस दी जाती है कि आपके ऊपर से वह केस हटा लिए जाएंगे और आप अपने आराम से बिजनेस को रन कर सकते हैं। अगर वह पैसे नहीं देते हैं तो उन्हें बार बार ईडी और सीबीआई की इंक्वायरीज में फंसाया जाता है और वह कंपनी अपने बिजनेस को छोड़ के इन्हीं सब इंक्वायरीज के चक्कर काटते रहते हैं। तो ये 3-4 वजह है जिसके चलते कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देने की इच्छा करती है। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने केजरीवाल सरकार की शराब नीति से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में ऑरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया था। 5 दिन बाद 15 नवंबर को ऑरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया। यही नहीं, जून 2023 में ईडी ने रेड्डी को माफी देने के लिए अदालत में अर्जी लगाई और सरकारी गवाह बनाने का आग्रह किया। सरकारी गवाह बनने के बाद ऑरबिंदो फार्मा ने नवंबर 2023 में 25 करोड़ रुपए का एक और चंदा दिया। इसी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। तो अब समझते हैं कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या चीज। 2017 के फाइनेंस बिल में उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली ने एक फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया। उसी में था इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसका मकसद था पॉलिटिकल पार्टीज में ब्लैक मनी को रोकना और करप्शन को रोकना। शुरुआत में इसके इंटेंशन तो काफी साफ लगते थे, लेकिन यह जिस इंटेंशन से लाया गया उसका जस्ट अपोजिट ही हमें देखने को मिला। सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी, वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे, ऐसा उनको डर था। हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं, इतना डर था। लेकिन बाद में तो यही निकला ना कि छापे मारने के बाद कोई चंदा दे रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप एक मोबाइल के बाउचर की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक मोबाइल बाउचर खरीदते हैं 100 रुपए का और आप उस बाउचर को किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। वह पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी है मान के चलिए, और वह पॉलिटिकल पार्टी या पर्सन उसे स्क्रैच करके अपने मोबाइल में रिचार्ज कर लेता है। वैसे ही सेम तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड काम करते हैं। जैसे कि किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव एसबीआई की कुछ स्पेशल ब्रांचेस में जाता था और वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज करता था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक की रेंज में आते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड एक कागज का पर्चा होता था जिसमें ना ही नाम लिखा होता था, ना ही एड्रेस लिखा होता था। इसको बिल्कुल एनोनिमस आइडेंटिटी के साथ लिया जाता था और दावा किया जाता था कि इससे देने वाले की कोई भी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं होगी। लेकिन बाद में जब खुलासा हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इस इलेक्टोरल बॉन्ड में एक सीक्रेट आइडेंटिटी नंबर होता है जिसे हम स्पेशल लाइट के द्वारा देख सकते थे। इसी नंबर के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितने रुपए फंड किए। जब कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर लेता था तो वह पार्टी ऑफिस में जाके उस इलेक्टोरल बॉन्ड को सबमिट कर देता था और पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को दोबारा एसबीआई की स्पेशल ब्रांच में सबमिट करके उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ले सकती थी। और इस तरह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन पैसों का यूज अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स में यूज कर सकती थी। तो अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देना चाहती है, उनकी मर्जी, हमें इससे क्या लेना देना। प्रॉब्लम है दोस्तों, जब इसे इम्प्लीमेंट किया गया था तो स्टार्टिंग में बोला गया था कि इसमें डोनर की आइडेंटिटी बिल्कुल एनोनिमस रहेगी, बिल्कुल सीक्रेट रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर आप कोई कंपनी के ओनर हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 100-200 करोड़ रुपए दे रहे हैं, यहाँ तो खैर हजारों करोड़ दिए गए हैं, तो आप क्या उस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बताएंगे कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप मेरा ख्याल रखना आगे।
ऑब्वियसली बताएंगे। सेम चीज हुई यहाँ पर भी। हालांकि किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड पे डोनर का नाम नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन हर एक बॉन्ड पे एक सीरियल नंबर होता है जिसके थ्रू डोनर का केवाईसी लिंक होता है, और उस सीरियल नंबर से केवाईसी डिटेल निकाल के हम पता लगा सकते हैं कि किस डोनर ने किस पार्टी को कितने रुपए दिए। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इस स्कीम से तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का भला हुआ है, तो ओनली बीजेपी को ही क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है वह बीजेपी पार्टी ही लेके आई थी, और सबसे ज्यादा चंदा भी बीजेपी पार्टी को ही मिला है, और आज पावर में भी बीजेपी पार्टी है। इसीलिए सवाल तो पूछना जायज है। साथ में जो भी पार्टी पावर में है अदर स्टेट्स में लाइक वेस्ट बंगाल, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। रिसेंटली एक इंटरव्यू में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अगर वह ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लाते तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि किस डोनर ने कितने रुपए किसे दिए। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उससे ऐसी बात की बदबू नहीं आती है कि चोरी करने के बाद चोर खुद कहे कि अगर वह चोरी नहीं करता तो आप नहीं समझ पाते कि आखिरकार चोरी क्या होती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो इन्होंने ये बोला था कि इसमें आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रहेगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसे कितने पैसे दिए। अब ये कैसे बोल रहे हैं कि हम ही ये लेके आए जिससे आपको पता चल पा रहा है कि हमें कितना चंदा मिला और पार्टीज को किसे कितना चंदा मिला किस कंपनीज के थ्रू। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ है। बीजेपी पार्टी के द्वारा हमें नहीं पता चला कि किसने किसे चंदा दिया। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक इलीगल घोषित किया। इसी के बाद उन्होंने एसबीआई से सारा डेटा निकलवाया। स्टार्टिंग में तो एसबीआई ने भी ना नुकुर करी और 6 महीने से ज्यादा का वक्त मांगा, जिससे जब तक इलेक्शन खत्म हो जाते और हमें बाद में पता चलता कि किस पार्टी को कितने पैसे मिले और किस कंपनी से मिले, तो उसका क्या हम अचार डालते। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने वक्त रहते इस पर एक्शन लिया और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी असंवैधानिक स्कीम को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जब एसबीआई ने डेटा को पब्लिक किया तो कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हमें देखने को मिले। इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि बीजेपी को सबसे अधिक चंदा मिला। ऑलमोस्ट जितनी सारी पार्टीज को चंदा मिला उससे मिला के भी बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। इस डेटा में एक अजीब चीज भी देखने को मिली। इससे हमें पता चला कि कुछ कंपनीज जो बहुत घाटे में चल रही हैं और अपने प्रॉफिट से ज्यादा उन्होंने डोनेट किया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप कंपनी को घाटे में चला रहे हैं और डोनेशन में हजारों करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं। शॉकिंग बात यह है कि कई कंपनीज ने अपने नेट प्रॉफिट से बहुत ज्यादा अमाउंट डोनेट किया पॉलिटिकल पार्टीज को। Why would a company, for what conceivable reason would a company donate 100% of its profit? I have a 1 rupee profit, but I will donate 100 crore. Why would a company do that? कुछ कंपनीज पे सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए और उसी के कुछ दिनों बाद ही उनसे सीबीआई और ईडी के सारे चार्जेस हटा दिए गए या फिर इंक्वायरी को होल्ड पर रख दिया गया। तो आपको कुछ फिशी नहीं लग रहा है? आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है क्या? और साथ ही हमें पता चला कि काफी सारी शेल कंपनीज ने भी डोनेशन दी है। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो नाम मात्र के लिए एग्जिस्ट करती हैं। उनका एक छोटा सा ऑफिस होता है और हो सकता है बस 1-2 एम्प्लॉयज ही उनमें काम करते हो, लेकिन उन्होंने कई सैकड़ों करोड़ों की डोनेशन दी है। 16 सेल कंपनियों ने बीजेपी को 419 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वित्त मंत्रालय की उच्च जोखिम वाली मतलब हाई रिस्क वाली निगरानी सूची में शामिल कंपनियां अपने स्थापना के कुछ महीनों के भीतर करोड़ों का दान देने वाली कंपनियां और अपने पेडअप कैपिटल से कई गुना ज्यादा चुनावी दान देने वाली कंपनियां शामिल हैं। ये कैसे पॉसिबल है? किसी का ऑफिस बस एक कमरे में चल रहा है और वह सैकड़ों करोड़ों की डोनेशन दे रहा है। कंपनीज के ऊपर प्रेशर बनाया गया पैसे देने के लिए, मनी एक्सटॉर्शन किया गया है। यहाँ पे क्लियरली साफ साफ विजिबल है। अगर किसी कंपनी ने सच में कोई गड़बड़ी करी है, कोई घोटाला किया है या मनी में कुछ हेर फेर किया है, अगर उस पर कोई जेन्युइन केस चल रहा है तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, ना कि उन केसेस को होल्ड पर डाल देना चाहिए, ना कि उन पर इंक्वायरी हटा देनी चाहिए। यकीनन यहाँ पे बहुत सारी ब्लैक मनी को वाइट किया गया है, वरना आप खुद सोचिए जो कंपनी घाटे में चल रही है, जिस कंपनी का छोटा सा ऑफिस है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है, वह कंपनी करोड़ों रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों देगी?
तो अब बात करते हैं कि इस सब को कैसे रोका जा सकता है, इस सब को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो आपको ऐसी पार्टी को वोट देना होगा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, जो कि करप्शन में ना इन्वॉल्व हो। मैं मानता हूं कि सारी पार्टी ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी गड़बड़ी में इन्वॉल्व है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपका जो एमएलए एमपी है उसके बारे में आप अच्छे से जानिए, पहचानिए, क्या वह डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं। सबसे पहले ऐसे स्कैम्स को रोकने के लिए हमें अपने वोट का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को इस डेटा में से जितने भी ऑड कनेक्शन मिल रहे हैं उस पर इंक्वायरी बिठानी होगी। सबसे पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही, तारीफ करनी चाहिए कि इतने प्रेशर होने के बावजूद उन्होंने एसबीआई से सारा डेटा निकलवा के पब्लिक करवाया, वरना इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही प्रोएक्टिवली काम करता रहा तो फिर ऐसे ही मनी एक्सटॉर्शन, स्कैम्स एंड करप्शन को हम काफी हद तक रोक सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रोल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें सारे कनेक्शन को जोड़ के जिन भी कंपनीज को इस एक्सटॉर्शन के चलते धंधा मिला है उन कंपनीज पे एक्शन लेना होगा, और जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सटॉर्शन करके पैसा निकलवाया है उनके ऊपर इस स्कैम के तहत कार्रवाई करनी होगी, तभी जाके एक एग्जाम्पल सेट होगा। वरना अभी तो बस डेटा पब्लिक हो गया है, हम सब बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इससे किसी भी पार्टी को डर कैसे आएगा कि अगली बार ऐसा वो कदम ना उठाएं। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट को मिलके डोनेशन का कोई फेयर सिस्टम बनाना होगा, जिससे ट्रांसपेरेंटली कोई भी डोनर किसी भी पार्टी को डोनेट कर पाए और हर एक ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हो। कभी मांगने की जरूरत ना पड़े कि भाई किस डोनर ने किसे पैसे दिए, और ये डेटा ना ही पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाए जिससे कि वह किसी भी कंपनीज को धमका ना सके। मतलब कोई भी कंपनी पहले इलेक्शन कमीशन को उस पार्टी के नाम पर डोनेट कर सकती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिना आइडेंटिटी रिवील किए वो पैसे किसी बैंक के थ्रू उस पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहले ही होगी कि यहाँ पे कोई घपलाबाजी तो नहीं हो रही। और लास्ट में हमें एज ए सिटीजन रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। हमें बस अपनी आंखों पे पट्टी लगा के इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना होगा, हमें इन सब फालतू के काम को छोड़ के अपनी आवाज को और स्ट्रांग करना होगा, तभी जाके हम एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी बना पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपकी कोई भी राय है इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।